गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब यहाँ पर बीकॉम पार्ट सेकंड में जो ईएफएम सब्जेक्ट में वित्तीय प्रबंध के तत्व अपने जो बुक है उसका फर्स्ट टॉपिक है वित्तीय प्रबंध एक परिचय। तो वित्तीय प्रबंध एक परिचय, इसके अंतर्गत हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का में क्या क्या इसमें शामिल होते हैं, इसकी परिभाषाएं, इसका उद्देश्य, कार्य, वित्तीय प्रबंधक कौन कौन है, इनके वित्तीय प्रबंधकों के क्या अधिकार कर्तव्य है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे वित्तीय प्रबंध को समझने से पूर्व वित्त क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वित्त के प्रकार क्या क्या होते हैं और व्यवसायिक जगत में वित्त का क्या महत्व है। वित्त का सामान्य शब्दों में अपन अर्थ समझे तो मुद्रा से लिया जाता है, और मुद्रा व्यवसाय जगत में एक आर्थिक दूरी के रूप में यह काम करती है। अगर किसी भी आर्थिक क्रिया में वित्त का अभाव हो तो उस आर्थिक गतिविधि की हालत क्षीण हो जाती है और वह अपने पैरों पर खड़ा कोई भी व्यापार नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा या वित्त का होना आवश्यक है। सामान्य अर्थ में अपन समझे तो वित्त का तात्पर्य मुद्रा से है। वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी परिवार, गृहस्वामी, व्यापारी, विनियोक्ता या सरकार के द्वारा किस प्रकार से अपनी मुद्रा का प्रबंध एवं संचालन किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय हो उसमें वित्त के बगैर न तो उसको प्रारंभ किया जा सकता, उसका न ही विकास संभव है। अतः मुद्रा का होना, पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का होना और उसका सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध संचालन हो ताकि वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। अब हम समझेंगे वित्त के प्रकार क्या है। वित्त के सामान्यतः 4 प्रकार अपने को बताए गए, जिनमें पहला सार्वजनिक वित्त, दूसरा निजी वित्त, तीसरा है संस्थागत वित्त और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। सार्वजनिक वित्त में हम समझेंगे कि सरकार के द्वारा जो वित्त व्यवस्था या उसका प्रबंध संचालन किया जाता है उसे सार्वजनिक वित्त कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा सार्वजनिक आय, व्यय, ऋणों को अपन शामिल करते हैं। दूसरा है निजी वित्त। निजी वित्त से तात्पर्य निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा लिए गए वित्त से है। इसके अंतर्गत हम वैयक्तिक वित्त या पर्सनल फाइनेंस, जिसको हम कहेंगे किसी भी परिवार के द्वारा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो आय अर्जित की जाती है उसको हम वैयक्तिक वित्त कहते हैं। दूसरा व्यावसायिक वित्त। व्यावसायिक वित्त से तात्पर्य व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक वित्त का अधिकतम सामाजिक संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभोपार्जन क्षमता में वृद्धि करना, जिससे व्यावसायिक संपदा को अधिकतम किया जा सके। थर्ड नंबर पर है संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त से तात्पर्य विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, बीमा, विशिष्ट वित्तीय संस्थान जिनमें शामिल होते हैं, उन सभी के द्वारा धन को एकत्रित करना और उन्हें व्यावसायिक संस्थाओं को उनकी मांग के आधार पर उनकी पूर्ति करना। लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। अंतर्राष्ट्रीय वित्त से तात्पर्य देश की सीमाओं से बाहर के व्यक्तियों या संगठनों द्वारा कोषों का प्रवाह और उनके कुशलतम प्रबंधन से लिया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशियाई विकास संघ, इन विकास बैंकों को शामिल करते हैं जिनके द्वारा अल्पकालीन या दीर्घकालीन वित्त की आपूर्ति की जाती है। तो वित्त का अर्थ और व्यवसायिक वित्त के प्रकार के बाद में हम समझेंगे व्यावसायिक वित्त के बारे में। तो व्यावसायिक वित्त से क्या आशय है? सामान्यतः व्यावसायिक वित्त से तात्पर्य लाभों के उपार्जन के उद्देश्य से संचालित किए गए उपक्रमों के द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने संबंधी वित्त व्यवस्था को ही व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। व्यवसाय से अपन समझे चाहे वो छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, उन सब के द्वारा जो मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के द्वारा जो लाभोपार्जन किया जाता है उसे व्यवसाय का रूप कहा जाता है। और इन व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय के लिए वित्त की कोषों का जुटाना और उनका समुचित उपयोग करना ही व्यावसायिक वित्त में शामिल किया जाता है। व्यावसायिक वित्त का प्रादुर्भाव या उद्भव अपन देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने से पूर्व तक इसको अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही व्यावसायिक वित्त को शामिल किया जाता था। कोई अलग से इसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इसे उस समय निगम वित्त के नाम से, जैसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपनियां व्यवसायिक ये जो आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तो उनके द्वारा कंपनियों का निर्माण हुआ, तो उनके लिए जो वित्त की आपूर्ति हुई तो उन्हें निगम वित्त का नाम दिया गया। फिर तीसा की महान मंदी आई तो उसमें पूर्ति बढ़ गई, मांग कम हुई, तो उस समय भी मंदी से बचने के लिए वित्तीय प्रबंधकों द्वारा व्यवसायी संगठनों को दिवालिया बंद होने से बचाने के लिए रक्षात्मक नीति का जो अनुसरण किया गया, उस समय भी व्यावसायिक वित्त का प्रबंध के बारे में चर्चा की गई। तो हम समझ सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त की जो परंपरागत और आधुनिक विचारधारा है उसको 1950 तक जो प्रचलित अवधारणा थी उसको परंपरागत, और 1950 के बाद में अर्थात 1960 के बाद में जो 20वीं सदी के छठे दशक से आधुनिक विचारधारा को शामिल किया गया। 20वीं शताब्दी के छठे दशक के बाद जब एक तरफ तो व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई और दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंजों में निराशाजनक माहौल रहा। ऐसी स्थिति में लाभ विश्लेषण के लिए रोकड़ विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाने लगा और वित्तीय विशेषज्ञों की मांग की जाने लगी ताकि व्यवसाय में कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने उद्देश्य को संतोषपूर्ण ढंग से प्राप्त कर सके और अपने दायित्वों को तय समय पर चुका सके। अब हम समझेंगे व्यावसायिक वित्त की जो विचारधारा है उसमें परंपरागत विचारधारा, जिसके अंतर्गत परंपरागत विचारधारा से अंतर्गत केवल किसी भी व्यवसाय के लिए कोषों का संग्रहण और उसका प्रशासन करने से होता था। अर्थात किसी विशेष घटना जैसे किसी कंपनी या संस्था की स्थापना हो, उसका पुनर्गठन हो या विस्तार करना हो, तो उसके लिए कोषों का संग्रहण किस प्रकार से हो। तो परंपरागत विचारधारा कोषों की प्राप्ति तक और संस्था के आंतरिक प्रबंध से उसको कोई मतलब नहीं था। उसको केवल यह था कि कोष की प्राप्ति हो गई, अब व्यावसायिक वित्त की पूर्ति हो गई,
अब वित्त संबंधी कोई अपने को ध्यान नहीं रखना है। इसके अंतर्गत केवल दीर्घकालीन आपूर्ति को ही ध्यान में रखा गया। केवल प्रशासनिक अर्थात जैसे कंपनी का प्रवर्तन करना हो, पुनर्गठन, विस्तार या समापन करना हो तो वित्त का अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार से इसकी हम सीमाएं देखें तो परंपरागत विचारधारा एक तरह से एक पक्षीय विचारधारा है जो उसके कोषों को संग्रहण पर जोर लगाती है, उसके उपयोग पर ध्यान नहीं देती है। यह केवल निगमित उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं को ध्यान में रखती है। बाकी का और कहीं कैसे भी कोषों की प्राप्ति उससे ये ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। इसका विशेष घटनाओं पर ही ध्यान रखना, दीर्घकालीन समस्याओं की ओर अधिक ध्यान है। कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के बारे में इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती थी और नैतिक समस्याओं की भी अवहेलना की गई। इसी के तोड़ करने के लिए जैसे मान लो वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा केवल पूंजी का संग्रह करना, उसके बाद में उसका प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा था। इस प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए वित्तीय प्रबंध की जो विचारधारा प्रयोग में ली जाने लगी या जो बाजार में आई उसको अपन वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा कहते हैं, जो कि 20वीं शताब्दी के छठे दशक के मध्य से प्रारंभ हुई। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी वित्तीय प्रबंधक का या अधिकारियों का उद्देश्य पूंजी को संग्रहित या कोषों की प्राप्ति तक ही नहीं था, उन कोषों का कुशलतम और प्रभावपूर्ण उपयोग किस प्रकार से हो, यह आधुनिक विचारधारा हमें बताती है। आधुनिक विचारधारा वित्तीय प्रबंध के केवल वर्णनात्मक की व्याख्या नहीं करती है, बल्कि उसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या भी करती है। तो वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध की जो आधुनिक विचारधारा है उसके मुख्यतः निम्नलिखित कार्य अपन शामिल करते हैं। जैसे उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना कि किसी भी व्यवसाय के लिए वित्त की कितनी मात्रा में पूंजी की व्यवस्था की जाए ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ हो सके और न्यूनतम लागत पर कोषों की प्राप्ति की जा सके। वित्त को जो कोष प्राप्त हो गए उन सभी कोषों को विभिन्न परिसंपत्तियों में आवंटित करना और आवंटन कोषों के हिसाब से हो सके, इसके लिए पूंजी बजटन है वो जो उसकी जो विधियों का द्वारा किया जाता है। जो परिसंपत्तियों के लिए आवंटन हो गया, आवंटित वित्त का प्रभावपूर्ण उपयोग हो सके, प्रभावपूर्ण उपयोग जो कोष प्राप्त हो गए उन कोषों का अपन ने आवंटन कर दिया व्यवसाय के लिए परिसंपत्तियों में। आवंटन होने के पश्चात उन कोषों का प्रभावी उपयोग कैसे हो सके और जो कोष वितरित कर दिए उन पर नियंत्रण भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उसका कोषों का दुरुपयोग हो रहा है। कोषों का प्राप्त होना, उसके बाद में उसको आवंटित करना, आवंटन के बाद में उन पर नियंत्रण कोष प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात कोष प्राप्त हो गए, आवंटन हो गया, उपयोग हो गया और उन पर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन से तात्पर्य अपन ने क्या लक्ष्य कोषों को जो प्राप्त किया था उनके क्या लक्ष्य रखे थे और उन लक्ष्यों की प्राप्ति अपने को हुई कि नहीं, इन बातों का अध्ययन आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है। मूल्यांकन के बाद में उच्च अधिकारियों या हायर मैनेजमेंट को समय समय पर प्रतिवेदन देना कि हमने कोषों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया, उनको आवंटित किया, आवंटन के पश्चात उनका प्रभावी उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, उन पर नियंत्रण के माध्यम से उच्च अधिकारी को अवगत कराना कि अपने को व्यवसाय के लिए
जो वित्त की प्राप्ति की थी उनका समुचित और सदुपयोग हो रहा है या नहीं। धन्यवाद।